भारतवर्ष का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिचय। भारतवर्ष, जिसे सामान्यतः हम भारत कहते हैं, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सागर तक फैला हुआ एक विशाल उपमहाद्वीप है। ये भूगोलिक दृष्टि से न केवल भौगोलिक विविधताओं से संपन्न है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। भारतवर्ष का नाम महाकाव्यों और पुराणों में भरतवर्ष के रूप में प्रकट होता है, जिसका अर्थ है भरतों का देश। यहाँ के निवासियों को भारती कहा गया, जिसका तात्पर्य है भरत की संतान। प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार भरत एक प्राचीन और प्रतिष्ठित कबीले का नाम था, जिसके आदर्श और साहसिक कार्यों ने पूरे देश को गौरवान्वित किया। प्राचीन काल में भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे। जम्बूद्वीप का अर्थ था जम्बू, जामुन वृक्षों का द्वीप। ये नाम हमारे देश की प्राकृतिक संपदा और वनस्पतियों की समृद्धि को दर्शाता है। जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग केवल भौगोलिक पहचान के लिए नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी किया जाता था। प्राचीन भारतीयों के जीवन में पेड़ पौधों और नदियों का विशेष महत्व था, और इसी कारण उन्होंने अपने भूगोल को इस प्रकार नामांकित किया। इतिहास में जब भारत के संपर्क विदेशी सभ्यताओं से हुआ, तब देश का नाम धीरे धीरे बदलता गया। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी से जोड़ते थे। सिंधु नदी के लिए उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया। समय के साथ यह नाम पश्चिमी देशों में फैल गया और पूरे उपमहाद्वीप को इस नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंद कहते थे, वहीं अरब इसे हिंद के रूप में जानते थे। मध्यकाल में यह नाम और अधिक व्यापक हुआ और देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी मूल का था, जो हिंदू से बना। ब्रिटिश काल में यूनानी शब्द इंद के आधार पर अंग्रेजों ने इस देश को इंडिया के नाम से जाना। भारतवर्ष का भूगोल अत्यंत विविधतापूर्ण है। देश के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो न केवल प्राकृतिक सीमा प्रदान करती है, बल्कि जलवायु और पर्यावरण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। हिमालय में अनेक नदियां उत्पन्न होती हैं, जो भारत के कृषि और जल संसाधनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो प्रमुख भागों में विभाजित करती है। उत्तर में मैदान और उपत्यकाएं हैं, जहां सिंचित कृषि की परंपरा विकसित हुई। दक्षिण में पठारी क्षेत्र और विस्तृत द्रविड़ीय भूभाग है, जहां की जलवायु और संस्कृति उत्तर से अलग है। भाषाएं और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारतवर्ष अत्यंत विविध है। उत्तर भारत में मुख्य रूप से इंडो यूरोपीय भाषाएं प्रचलित हैं, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषाओं का बहुमत है। ये भौगोलिक और भाषाई विभाजन न केवल संचार और साहित्य पर प्रभाव डालता है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक विविधताओं को भी परिभाषित करता है। उत्तर और दक्षिण भारत के भोजन, परिधान, लोक कला और त्योहार भी इस भौगोलिक विभाजन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। भारतवर्ष का इतिहास प्राचीन सभ्यता से लेकर आधुनिक काल तक अत्यंत गौरवशाली रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य और गुप्त साम्राज्य और आगे चलकर मुगल और ब्रिटिश शासन, ये सभी कालक्रम भारतीय सभ्यता की विविधता और समृद्धि को दर्शाते हैं। प्राचीन काल में भारतीय समाज में धर्म, दर्शन, कला और विज्ञान का विशेष महत्व था। वेद, उपनिषद, महाकाव्य और पुराण भारतीय जीवन दर्शन का आधार बने। धर्म, नैतिकता और सामाजिक नियमों का पालन समाज के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक माना जाता था। भारतवर्ष में नदियों का विशेष महत्व है। सिंधु, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां न केवल कृषि के लिए जीवनदायिनी हैं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नदियां भारतीय जीवन का केंद्रीय तत्व रही हैं। इन नदियों के किनारे नगर और गांव विकसित हुए, और यही नदियां सभ्यता और व्यापार के मार्ग भी बनी। सांस्कृतिक दृष्टि से भारतवर्ष विश्व का अद्वितीय देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग सह अस्तित्व में रहते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म, इन सभी का इतिहास और योगदान भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यही विविधता भारत को विश्व में विशिष्ट बनाती है। संगीत, नृत्य, कला, स्थापत्य और साहित्य की परंपराएं यहाँ सदियों से विकसित होती रही हैं। नृत्य की शैलियां, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत की शैलियां, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक संगीत, और स्थापत्य, मंदिर, मस्जिद, महलों और किलों की भव्यता भारतीय सभ्यता के गौरव को प्रदर्शित करती है। आधुनिक भारत भी अपनी प्राचीन विरासत और सांस्कृतिक विविधताओं को संजोए हुए है।
स्वतंत्रता संग्राम, लोकतंत्र और सामाजिक सुधारों ने आधुनिक भारत की पहचान को और अधिक सुदृढ़ किया है। वर्तमान भारत विश्व की बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों में से एक है, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। निष्कर्ष। अतः भारतवर्ष केवल भौगोलिक दृष्टि से विशाल उपमहाद्वीप नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। इसका नाम, चाहे वह भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान या इंडिया हो, सभी ने इस भूमि की गौरवशाली पहचान को उजागर किया है। हिमालय से लेकर दक्षिण सागर तक फैला ये देश अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य, विविध संस्कृति और सह अस्तित्व की परंपरा के कारण विश्व में विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ की नदियां, पर्वत, भाषा, धर्म और संस्कृति सब मिलकर भारतवर्ष को एक जीवंत और गौरवशाली देश बनाते हैं। भारत की जनसंख्या और नस्लीय संरचना। भारत की जनसंख्या विश्व की सबसे विविध और मिश्रित आबादी में से एक है। इसका निर्माण विभिन्न नस्लीय समूहों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक विभिन्न जातियां, समुदाय और नस्लें यहां आकर बसी हैं, और समय के साथ उनके बीच मिश्रण हुआ। मुख्यतः भारत की जनसंख्या 5 प्रमुख नस्लीय समूहों से मिलकर बनी है। 1. प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रालॉयड। ये भारत के सबसे प्राचीन निवासियों में से एक समूह था। ये लोग प्रारंभिक कृषि और शिकार पर निर्भर जीवन जीते थे। दक्षिण भारत और मध्य भारत के आदिवासी समुदायों में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जातियों के तत्व अधिक पाए जाते हैं। इनका शारीरिक स्वरूप अपेक्षाकृत छोटे कद और काले या घुंघराले बालों वाला होता है। 2. पैलियो मेडिटेरेनियन। ये लोग पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारत आए थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी और उत्तर पश्चिम भारत में बसावट बनाई। इनकी शारीरिक संरचना आमतौर पर मध्यम कद की होती थी और त्वचा का रंग हल्का या मध्यम होता था। 3. कॉकेसॉइड। ये नस्ल मुख्य रूप से यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तर भारत में पाई जाती है। आर्य आक्रमण के साथ भारत में काकेशॉइड तत्व आए। उत्तर भारत के लोग, विशेषकर पहाड़ी और उत्तरी मैदानों में, काकेशॉइड नस्ल के प्रभाव वाले होते हैं। इनकी त्वचा का रंग हल्का, चेहरे की बनावट तिरछी और हड्डियों की संरचना मजबूत होती है। 4. नीग्रॉइड। ये समूह अफ्रीकी मूल का है और मुख्य रूप से भारत के दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्रों और कुछ आदिवासी जनजातियों में इसके अवशेष मिलते हैं। निग्रॉइड लोगों के बाल घुंघराले और काले होते हैं और उनकी शारीरिक संरचना मजबूत होती है। 5. मंगोलॉइड। ये नस्ल मुख्य रूप से पूर्वी एशिया और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय में मंगोलॉइड जातियां अधिक संख्या में हैं। इन लोगों की आंखें तिरछी और चेहरे की बनावट गोल या चौड़ी होती है। जनसंख्या मिश्रण और प्रभाव। भारत की जनसंख्या केवल इन 5 नस्लीय समूहों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें समय के साथ मिश्रण और अंतःविवाह हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय आबादी शारीरिक, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अत्यंत विविध है। अलग अलग क्षेत्रों में किसी नस्ल का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत में काकेशॉइड और पैलियो मेडिटेरेनियन तत्व अधिक हैं। दक्षिण भारत में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और निग्रॉइड तत्व प्रमुख हैं। उत्तर पूर्वी भारत में मंगोलॉइड तत्व प्रबल है। यह नस्लीय विविधता ही भारत को विश्व की सबसे जटिल और समृद्ध जनसंख्या वाला देश बनाती है। इसकी वजह से भाषा, संस्कृति, खान पान, परिधान और रीति रिवाजों में भी अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। भारतीय इतिहास का विभाजन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। भारतीय इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। इसे समझना और अध्ययन करना सरल बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 मुख्य कालों में बांट दिया है। 1. प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत का काल उन समयों को दर्शाता है जब भारतीय सभ्यता ने अपने प्रारंभिक विकास को प्राप्त किया। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300-1300 ई.पू. जैसी प्राचीन सभ्यताएं शामिल हैं। इस काल में वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य और गुप्त साम्राज्य जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। प्राचीन भारत का अध्ययन हमें उस समय की सामाजिक संरचना, धर्म, राजनीति, कला, विज्ञान और दर्शन को समझने में मदद करता है। 2. मध्यकालीन भारत, मडीवल इंडिया। मध्यकालीन भारत का काल प्राचीन भारत के पतन के बाद शुरू होता है और आधुनिक भारत के प्रारंभ तक चलता है।
ये काल लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में भारत पर कई मुस्लिम राजवंशों का शासन रहा, जैसे दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। इस समय कला, वास्तुकला, प्रशासन और संस्कृति में कई नवाचार हुए। मध्यकालीन भारत का अध्ययन हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विविधताओं को समझने में मदद करता है। 3. आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का काल मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू होकर स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत तक फैला है। इस काल में ब्रिटिश शासन का प्रभाव, औद्योगिकीकरण, सामाजिक और धार्मिक सुधार, स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। आधुनिक भारत का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे प्राचीन और मध्यकालीन अनुभवों ने वर्तमान भारत को आकार दिया। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय। इतिहास को 3 प्रमुख कालों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस 1638-1707 को जाता है। उन्होंने इतिहास को समझने और पढ़ने में सुविधा के लिए इसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के रूप में विभाजित किया। यह विभाजन न केवल यूरोपीय इतिहास में उपयोग में आया, बल्कि बाद में भारतीय इतिहास के अध्ययन में भी अपनाया गया। विभाजन का महत्व। इतिहास को 3 भागों में बांटने से अध्ययन व्यवस्थित और सरल हो गया। प्रत्येक काल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को अलग अलग समझना आसान हुआ। विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को भारत की ऐतिहासिक विकास यात्रा को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली। यह विभाजन ये भी दर्शाता है कि समय के साथ समाज, शासन, धर्म और संस्कृति में परिवर्तन होते रहे हैं। इस प्रकार भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटना अध्ययन और विश्लेषण के लिए एक उपयोगी विधि है। ये हमें न केवल भारत के ऐतिहासिक विकास को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि किस काल में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन और घटनाएं हुई। क्रिस्टोफ सेलियस का ये विचार इतिहास के अध्ययन में आज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युग में बांटने का श्रेय अक्सर जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस 1638-1707 ईस्वी को दिया जाता है, जिन्होंने 17वीं सदी के अंत में इस काल विभाजन को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया, जो आज भी विश्व इतिहास को समझने का एक सामान्य तरीका है। काल विभाजन। सेलियस ने इतिहास को 3 मुख्य भागों में बांटा। प्राचीन काल, एंशिएंट हिस्ट्री, लगभग 3600 ईसा पूर्व 500 ईस्वी। मध्यकाल, मिडिल एजेस, लगभग 500-1500 ईस्वी। आधुनिक काल, मॉडर्न ईरा, 1500 वर्तमान। महत्व। यह विभाजन पश्चिमी दुनिया के लिए इतिहास को समझने और व्यवस्थित करने में बहुत उपयोगी साबित हुआ और आज भी विश्व इतिहास को पढ़ाने और अध्ययन करने के लिए एक मानक ढांचा है। अन्य विभाजन। ध्यान दें कि यह विश्व इतिहास का विभाजन है। भारतीय इतिहास या हिंदी साहित्य के इतिहास जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग काल विभाजन जैसे आचार्य शुक्ल द्वारा मौजूद है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास अत्यंत समृद्ध और विविध है। इसे समझने और अध्ययन करने के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न स्रोतों का सहारा लिया है। भारतीय इतिहास का ज्ञान केवल एक स्थान या एक प्रकार के दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। प्राचीन भारत की जानकारी हमें मुख्यतः 4 प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होती है। 1. धर्म ग्रंथ, रिलीजियस टेक्स्ट्स। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ हमारे देश की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, महाभारत और रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथ इतिहास का मूल्यवान दस्तावेज हैं। वेद प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनमें धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक रीति रिवाज और उस समय की जीवन शैली का विवरण मिलता है। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद में समाज की जातीय व्यवस्था, कृषि, पशुपालन, जल स्रोत और व्यापार का उल्लेख है। पुराणों में न केवल धार्मिक कथाएं हैं, बल्कि वे ऐतिहासिक घटनाओं, राजवंशों, नगरों और सामाजिक प्रथाओं का विवरण भी देते हैं। महाकाव्य, महाभारत और रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें उस समय की राजनीति, युद्धकला, शासन व्यवस्था, सामाजिक संरचना और धार्मिक आस्थाओं की जानकारी भी मिलती है। धर्म ग्रंथ हमें प्राचीन भारतीय समाज की जीवन शैली, विश्वास, संस्कृति और राजनीति की झलक देते हैं। हालांकि इनमें काल और तथ्य कभी कभी मिथकात्मक हो सकते हैं, फिर भी वे प्राचीन भारत के अध्ययन में आधारभूत स्रोत माने जाते हैं। 2. ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स।
ऐतिहासिक ग्रंथ वे दस्तावेज हैं जिन्हें प्राचीन भारतीय राजाओं, सम्राटों और इतिहासकारों ने लिखा। ये ग्रंथ राजवंशों के शासनकाल, उनके विजय, प्रशासन, युद्ध और सामाजिक स्थिति का विवरण देते हैं। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस ग्रंथ में राजाओं और उनके शासन की जानकारी विस्तार से मिलती है। अशोक के शिलालेख, सम्राट अशोक के शिलालेखों से उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, धर्म और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। कालिका पुराण और अन्य राजवंशीय ग्रंथ विभिन्न राजवंशों के उत्थान, पतन और उनके योगदान का विवरण ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि प्राचीन भारत में शासन व्यवस्था, युद्ध नीति, राजवंशीय संघर्ष और राज्य प्रशासन कैसे संचालित होते थे। 3. विदेशियों का विवरण, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों द्वारा लिखित विवरण प्राचीन भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इन यात्रियों ने भारत के तत्कालीन शासन, धर्म, सामाजिक रीति रिवाज और व्यापार की विस्तृत जानकारी दी। हेरोडोटस और मेगस्थनीज, उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के भूगोल, सिंधु घाटी और मगध साम्राज्य के बारे में लिखा। फाहियान और हवेनसांग, चीन के ये यात्रा लेखक भारतीय बौद्ध धर्म, विश्वविद्यालयों जैसे नालंदा मठों और समाज के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं। अल्बेरुनी, उन्होंने भारत की संस्कृति, धर्म और विज्ञान पर विशेष ध्यान दिया और अपने अनुभवों का विस्तृत विवरण दिया। विदेशियों के विवरण से हमें ये जानने में मदद मिलती है कि भारत का समाज, शिक्षा, धर्म और प्रशासन विदेशी दृष्टिकोण से कैसा प्रतीत होता था। ये स्रोत ऐतिहासिक घटनाओं की पुष्टि और अन्य ग्रंथों से तुलना करने में उपयोगी हैं। 4. पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे ठोस और वास्तविक स्रोत है। ये स्थायी अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां, स्थापत्य और शिलालेख के रूप में उपलब्ध हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राचीन नगर योजना, जल निकासी प्रणाली, मिट्टी के बर्तन और मुहरें मिली हैं। ये सभ्यता अत्यंत उन्नत और संगठित थी। शिलालेख और स्तंभ, जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख, जो प्रशासन और धर्म का प्रमाण है। मूर्तिकला और मंदिर, प्राचीन मूर्तिकला और मंदिर स्थापत्य से कला, संस्कृति और धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। सिक्के और व्यापारिक वस्तुएं, प्राचीन सिक्के, व्यापारिक वस्तुएं और विदेशी व्यापार से जुड़े अवशेष आर्थिक स्थिति और बाह्य संपर्कों का संकेत देते हैं। पुरातत्व साक्ष्य हमें ये स्पष्ट जानकारी देते हैं कि समाज कैसे व्यवस्थित था, किस प्रकार के उद्योग और व्यापार थे, और लोग अपने जीवन में किन तकनीकों का उपयोग करते थे। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन केवल एक स्रोत पर निर्भर नहीं करता। ये धर्मग्रंथों, ऐतिहासिक ग्रंथों, विदेशियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से किया जाता है। धर्मग्रंथ समाज, संस्कृति और धार्मिक जीवन को प्रदर्शित करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ शासन व्यवस्था, राजवंश और युद्धों का विवरण देते हैं। विदेशियों का विवरण विदेशी दृष्टिकोण से भारतीय समाज और संस्कृति को समझने में मदद करता है। पुरातत्व साक्ष्य ठोस प्रमाण प्रदान करते हैं और प्राचीन समाज की भौतिक और आर्थिक संरचना को उजागर करते हैं। इन 4 स्रोतों का संयोजन हमें प्राचीन भारत की संपूर्ण और वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है। इनके अध्ययन से न केवल हम प्राचीन सभ्यता की उपलब्धियों को समझ पाते हैं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की यात्रा का विश्लेषण भी कर सकते हैं। यही कारण है कि इतिहासकार इन स्रोतों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है। वेदों को प्राचीन भारतीय ज्ञान और धर्म का आधार माना जाता है। इनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास माने जाते हैं। वेद हमें न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बल्कि जीवन मूल्य, सामाजिक व्यवहार, नैतिकता और मानवता का उपदेश भी देते हैं। वेदों का मुख्य संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण संसार एक परिवार के समान है। यह विचार मानवता और सह अस्तित्व के मूल सिद्धांतों को प्रकट करता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद नित्य और अपौरुषेय है। नित्य का अर्थ है कि ये समय की परवाह किए बिना हमेशा सत्य है। अपौरुषेय का अर्थ है कि ये मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ईश्वरीय और शाश्वत ज्ञान है। वेदों का वर्गीकरण। वेद 4 हैं और इन्हें संहिता कहा जाता है। 1. ऋग्वेद, ऋग्वेदा। देवताओं की स्तुति, मंत्र और प्रार्थनाएं इसमें मिलती हैं। ये वेदों में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है।
ऋग्वेद में उस समय के समाज, प्राकृतिक वातावरण, कृषि और धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। 2. यजुर्वेद, यजुर्वेदा। इसमें यज्ञ और हवन के अनुष्ठानों की विधियां वर्णित हैं। ये वेद धार्मिक कर्मकांड और मंत्रों का विस्तृत विवरण देता है। 3. सामवेद, समावेदा। इसमें मंत्रों को गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सामवेद संगीत और गायन की परंपरा से जुड़ा है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय समाज में संगीत और धार्मिक अनुष्ठानों का कितना महत्व था। 4. अथर्ववेद, अठर्वा वेदा। इसमें दैनिक जीवन की समस्याओं, चिकित्सा, जड़ी बूटियों और सामाजिक प्रथाओं का विवरण है। ये वेद प्राचीन विज्ञान, चिकित्सा और सामाजिक जीवन के ज्ञान का स्रोत है। वेदों का महत्व। वेद हमें प्राचीन भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति की गहरी जानकारी देते हैं। वेदों से पता चलता है कि उस समय शिक्षा, न्याय, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान और कला का कितना विकास था। वेदों में वर्णित विचार और ज्ञान आज भी मानव जीवन और समाज के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वेदों की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि इंसान और प्रकृति का संबंध, समाज में नैतिकता और विश्व के प्रति सहिष्णुता महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद और उसका महत्व। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेदों में सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन माना जाने वाला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद का अर्थ है ऋचाओं का ज्ञान या संग्रह, जिसमें मंत्रों, स्तुतियों और धार्मिक अनुष्ठानों का क्रमबद्ध संकलन है। ये वेद प्राचीन आर्य समाज की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। संरचना और सामग्री। ऋग्वेद में 10 मंडल कांड, 1028 सूक्त और कुल 10,462 ऋचाएं शामिल हैं। इसमें वालखिल्य पाठ के 11 सूक्त भी शामिल हैं। प्रत्येक ऋचा में देवताओं की स्तुति और मानव जीवन, प्रकृति एवं समाज के बारे में जानकारी दी गई है। ऋग्वेद में वर्णित ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होट्री कहा जाता था। मंडल। ऋग्वेद के 10 मंडल अलग अलग विषयों और ऋषियों द्वारा रचित हैं। सूक्त। सूक्तों में मंत्रों का संग्रह होता है, जो विशेष देवताओं को समर्पित होता है। ऋचा। प्रत्येक ऋचा मंत्र का छोटा रूप है, जो देवताओं की स्तुति और यज्ञ के उद्देश्य को दर्शाती है। ऋग्वेद का धार्मिक महत्व। ऋग्वेद आर्य समाज में धार्मिक अनुष्ठानों और देवताओं की महिमा को उजागर करता है। इसमें अनेक देवताओं का उल्लेख है, जैसे सूर्य, अग्नि, इंद्र, सोम और सावित्री। गायत्री मंत्र। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यह मंत्र आज भी धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग में आता है और ज्ञान, धर्म एवं भक्ति का प्रतीक है। सोम का उल्लेख। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, जो प्राचीन आर्य समाज में यज्ञ और आध्यात्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण अंग था। हस्तलिखित ऋचाओं का खिल। 8वें मंडल की ऋचाओं के कुछ हिस्सों को खिल कहा जाता है, जो विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों का संग्रह है। ऋग्वेद और सामाजिक संरचना। ऋग्वेद सामाजिक संगठन और आर्य समाज की प्रारंभिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। विशेष रूप से चातुष्वर्णीय समाज, 4 वर्ण की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। इस सूत्र के माध्यम से प्रारंभिक समाज में कार्य, धर्म और जिम्मेदारी का विभाजन स्पष्ट हुआ। ब्राह्मण ज्ञान और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। क्षत्रिय शासन और सुरक्षा के कार्य संभालते हैं। वैश्य व्यापार, कृषि और आर्थिक गतिविधियों में लगे। शूद्र सेवा और शारीरिक श्रम के कार्य करते थे। ऋग्वेद से राजनीतिक और ऐतिहासिक जानकारी। ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इससे आर्य समाज की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की झलक भी मिलती है। आर्य समाज में राजनीति और प्रशासन का प्रारंभिक स्वरूप वर्णित है। युद्ध, संधि और क्षेत्रीय नियंत्रण के विषयों का उल्लेख मिलता है। देवताओं की स्तुति के माध्यम से राजा और समाज का धार्मिक अधिकार और शक्ति पर आधारित शासन स्पष्ट होता है। ऋग्वेद से ये भी पता चलता है कि प्राचीन भारतीय समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का गहरा प्रभाव था। ऋग्वेद का सांस्कृतिक महत्व। ऋग्वेद भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन का स्तंभ है। ये ज्ञान, भक्ति और मानवता का मार्गदर्शन देता है। इसके मंत्र और यज्ञ आज भी भारतीय धार्मिक परंपराओं का हिस्सा हैं। गायत्री मंत्र और सोम यज्ञ जैसी प्रथाएं आधुनिक समय तक प्रचलित हैं। समाज में नैतिकता, धर्म और कर्म का महत्व ऋग्वेद से स्पष्ट होता है।
इस प्रकार ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय समाज का ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दस्तावेज भी है। इसके माध्यम से हमें धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, सामाजिक संरचना और वर्ण व्यवस्था का पता चलता है, राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की जानकारी मिलती है, संस्कृति, कला और विज्ञान के प्रारंभिक स्वरूप की झलक मिलती है। ऋग्वेद के अध्ययन से प्राचीन भारतीय समाज की जीवन शैली, धार्मिक आस्था, राजनीतिक संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों को गहराई से समझा जा सकता है। ये ग्रंथ आज भी भारतीय समाज, शिक्षा और संस्कृति के लिए प्रेरणा स्रोत है। धर्मसूत्र और सामाजिक व्यवस्था। प्राचीन भारतीय समाज में धर्मसूत्र का अत्यंत महत्व था। धर्मसूत्र धार्मिक और सामाजिक नियमों का संकलन है, जिनमें जीवन के प्रत्येक पहलू, व्यवहार, कर्तव्य, व्यवसाय और अधिकार का उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से यह ग्रंथ चातुष्वर्ण्य समाज यानी 4 प्रमुख जातियों की स्थिति और दायित्वों को स्पष्ट करता है। धर्मसूत्र के माध्यम से वर्णों का विभाजन। धर्मसूत्र में समाज को 4 प्रमुख वर्णों में बांटा गया है। 1. ब्राह्मण, ज्ञान और शिक्षा के संरक्षक। उनका कर्तव्य था वेदों का अध्ययन करना, उनका प्रचार करना और समाज को धार्मिक मार्गदर्शन देना। वे आध्यात्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का संचालन भी करते थे। 2. क्षत्रिय, शासन, सुरक्षा और प्रशासन के जिम्मेदार। उनका दायित्व था राज्य की रक्षा करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और युद्ध में नेतृत्व करना। 3. वैश्य, कृषि, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में लगे। उनका कर्तव्य था संपत्ति का निर्माण, समाज की आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और व्यापार के माध्यम से समाज की समृद्धि सुनिश्चित करना। 4. शूद्र, सेवा और श्रम के कार्य। उनका दायित्व था अन्य 3 वर्णों की सेवा करना और समाज में आवश्यक शारीरिक श्रम प्रदान करना। धर्मसूत्र का महत्व। धर्मसूत्र सामाजिक नियम और कर्तव्य स्पष्ट करता है, जिससे समाज में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती थी। ये जातियों के व्यवसाय और अधिकारों का निर्धारण करता है। प्रत्येक जाति के विशेषाधिकार और दायित्व समाज में संतुलन और न्याय सुनिश्चित करने में मदद करते थे। धर्मसूत्र से ये भी पता चलता है कि प्राचीन भारतीय समाज में कर्तव्य और जिम्मेदारी पर आधारित संरचना थी, न कि केवल जन्म या संपत्ति पर आधारित। धर्मसूत्र प्राचीन भारतीय समाज का मार्गदर्शक ग्रंथ था। ये समाज को 4 वर्णों में बांटकर उनके कर्तव्यों, व्यवसायों और विशेषाधिकारों को स्पष्ट करता था। इसके माध्यम से सामाजिक अनुशासन, धार्मिक पालन और सांस्कृतिक स्थिरता सुनिश्चित होती थी। यही कारण है कि धर्मसूत्र प्राचीन समाज के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त आघन्या शब्द का संबंध गाय से है और इसका अर्थ है जिसे मारा न जाए या पवित्र। ऋग्वेद में गाय को धन, समृद्धि, पोषण और देवत्व का प्रतीक माना गया है, जिसे देवता के समान पूजनीय और सुरक्षित रखने योग्य माना जाता था। हमारे समय और इतिहास को मापने के लिए सालों की गणना एक निश्चित प्रणाली के अनुसार की जाती है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह और कालगणना। ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर इतिहास के वर्ष 2 भागों में बांटे गए हैं। ईसा पूर्व बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। इसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। उदाहरण, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ और उनका निधन 483 बीसी में हुआ। इसका मतलब है कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के 563 साल पहले हुआ और मृत्यु 483 साल पहले हुई। ईस्वी सन एडी एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईस्वी सन कहलाता है। इसे संक्षेप में ई लिखा जाता है। लैटिन भाषा में इसे एडी एनो डोमिनी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर के वर्ष में, यानी भगवान यीशु मसीह के वर्ष में। उदाहरण, यदि कोई घटना 2025 ईस्वी सन में हुई, तो इसका मतलब है कि यह घटना ईसा मसीह के जन्म के 2025 साल बाद हुई। कालगणना का महत्व। इतिहास और घटनाओं को समझने और क्रमबद्ध करने में यह प्रणाली महत्वपूर्ण है। प्राचीन और आधुनिक घटनाओं का अध्ययन करना आसान हो जाता है। ईसा पूर्व और ईस्वी सन के माध्यम से हम विभिन्न सभ्यताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों का समय सही रूप में ज्ञात कर सकते हैं। संक्षेप में, ईसा पूर्व और ईस्वी सन हमें इतिहास को समय के क्रम में समझने का एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करते हैं।
ईसा मसीह का जन्मकाल इस कालगणना का केंद्र बिंदु है, जिसके आधार पर प्राचीन और आधुनिक घटनाओं को सही रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। ईसा पूर्व BC और ईस्वी AD समय मापने की प्रणालियां हैं जो ईसा मसीह के जन्म को केंद्र मानती है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के वर्षों को ईसा पूर्व BC कहते हैं और इसमें गिनती उल्टी जैसे 563 BC से 562 BC चलती है, जबकि उनके जन्म के बाद के वर्षों को ईस्वी AD एनो डोमिनी कहते हैं और इसमें गिनती सीधी जैसे 1 ईस्वी से 2 ईस्वी चलती है। आजकल इसे कॉमन ईरा CE और बिफोर कॉमन ईरा BCE भी कहा जाता है। विंसेंट आर्थर स्मिथ और प्राचीन भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास का अध्ययन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसे समझने और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने के लिए कई इतिहासकारों ने प्रयास किए। प्राचीन भारत के अध्ययन में विंसेंट आर्थर स्मिथ का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया और इसे अंग्रेजी में द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 नामक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। स्मिथ का दृष्टिकोण और इतिहास की संरचना। स्मिथ ने प्राचीन भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित और संगठित संस्करण तैयार किया। उनके अध्ययन का केंद्र राजनीति और शासन रहा। उन्होंने भारतीय इतिहास को राजनीतिक दृष्टि से विश्लेषित किया और इसे मुख्यतः राजाओं, साम्राज्यों और युद्धों के माध्यम से समझने की कोशिश की। स्मिथ की पुस्तक का 1/3 भाग सिकंदर के आक्रमण को समर्पित है। इस आक्रमण के माध्यम से उन्होंने प्राचीन भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन किया। उनके अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था और देश अलग अलग छोटे छोटे राज्यों और स्वेच्छाचारी शासनों में विभाजित था। स्मिथ ने लिखा, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। इस उद्धरण से स्पष्ट होता है कि स्मिथ ने प्राचीन भारत का अध्ययन मुख्यतः राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से किया और उनका मानना था कि इतिहास के अध्ययन में राजा और उनके शासन का ही सबसे अधिक महत्व है। स्मिथ की दृष्टि के प्रमुख बिंदु। 1. सिकंदर का आक्रमण। स्मिथ ने सिकंदर के आक्रमण को प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना। उनके अनुसार सिकंदर का आक्रमण भारतीय राज्यों की असंगठित राजनीतिक स्थिति का प्रमाण था। यह दृष्टिकोण इतिहास की उस धारा को दर्शाता है जिसमें भारत की राजनीतिक कमजोरी और विदेशी आक्रमण के प्रभाव को प्रमुखता दी जाती है। 2. स्वेच्छाचारी शासन। स्मिथ का विचार था कि प्राचीन भारत में अधिकांश शासन स्वेच्छाचारी या तानाशाही स्वरूप के थे। उन्होंने यह माना कि भारतीय इतिहासकारों का मुख्य ध्यान राजा की सत्ता और शक्ति पर केंद्रित था। उनके अनुसार राजनीतिक एकता या प्रणालीबद्ध प्रशासन का अनुभव प्राचीन भारत में कभी स्थायी रूप से नहीं हुआ। 3. इतिहास में राजनीति का प्रधान स्थान। स्मिथ ने यह स्थापित किया कि भारतीय इतिहास में धर्म, संस्कृति या समाज की तुलना में शासन और राजतंत्र का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण है। उनके दृष्टिकोण के अनुसार भारत का प्राचीन इतिहास मुख्यतः राजाओं, साम्राज्यों और युद्धों के माध्यम से समझा जा सकता है। स्मिथ के दृष्टिकोण की विशेषताएं। 1. संगठित और सुव्यवस्थित प्रस्तुति। स्मिथ ने प्राचीन भारत का इतिहास एक संरचित रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने घटनाओं को कालक्रम और राजनीतिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। 2. राजनीतिक दृष्टिकोण। उनके अध्ययन का मुख्य आधार था राजनीतिक शासन और तानाशाही। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं का विवरण सीमित था। 3. विदेशी दृष्टिकोण का प्रभाव। स्मिथ एक अंग्रेज इतिहासकार थे, इसलिए उनके दृष्टिकोण में ब्रिटिश साम्राज्य और शासन की तुलना भी देखने को मिलती है। उन्होंने प्राचीन भारत को एक ऐसा देश बताया जो राजनीतिक रूप से असंगठित और अलग-थलग राज्यों में विभाजित था, जिससे ब्रिटिश शासन की स्थिरता और एकता का महत्व अधिक स्पष्ट हो गया। स्मिथ के योगदान का महत्व। स्मिथ की पुस्तक प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला सुव्यवस्थित ग्रंथ थी। उनके अध्ययन ने इतिहासकारों को भारत के राजनीतिक विकास और विदेशी आक्रमण को समझने में मदद की। उनके दृष्टिकोण ने आधुनिक इतिहास लेखन में राजनीति और शासन पर आधारित विश्लेषण की परंपरा को मजबूत किया। स्मिथ ने इतिहास के अध्ययन को संगठित, तार्किक और विवरणात्मक बनाने का प्रयास किया। आलोचनाएं और सीमाएं। हालांकि स्मिथ का योगदान महत्वपूर्ण था, पर उनके दृष्टिकोण पर कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। 1. सांस्कृतिक और सामाजिक पक्ष की उपेक्षा। स्मिथ ने समाज, धर्म, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के पहलुओं का विवरण बहुत सीमित किया।
उनके अनुसार इतिहास का मुख्य उद्देश्य केवल राजनीति और तानाशाही था। 2. विदेशी दृष्टिकोण। स्मिथ का दृष्टिकोण एक ब्रिटिश इतिहासकार के नजरिए से था, इसलिए इसमें भारतीय समाज की आंतरिक ताकत और सांस्कृतिक समृद्धि का पर्याप्त उल्लेख नहीं है। 3. भारतीय दृष्टिकोण का अभाव। भारतीय इतिहासकारों और पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग सीमित था। उनके अध्ययन में भारत की विविधता और सामाजिक जटिलताओं का पर्याप्त समावेश नहीं था। विंसेंट आर्थर स्मिथ का योगदान प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित और संगठित इतिहास है। उन्होंने भारतीय इतिहास को मुख्यतः राजनीति और शासन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्राचीन भारत में राजनीतिक एकता की कमी और स्वेच्छाचारी शासन का प्रचलन था। स्मिथ के दृष्टिकोण ने इतिहासकारों को राजनीतिक घटनाओं, युद्धों और विदेशी आक्रमणों पर ध्यान देने की प्रेरणा दी। हालांकि उनके दृष्टिकोण में कुछ सीमाएं थीं, जैसे सांस्कृतिक और सामाजिक पक्ष की उपेक्षा और विदेशी दृष्टिकोण का प्रभाव, फिर भी उनका काम आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की नींव माना जाता है। उनका ये प्रयास इतिहास को संगठित, तार्किक और अनुसंधानपरक रूप देने में अहम साबित हुआ। इस प्रकार विंसेंट आर्थर स्मिथ की दृष्टि और योगदान प्राचीन भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास के अध्ययन में अमूल्य है। उनके द्वारा प्रस्तुत इतिहास आज भी इतिहासकारों के लिए प्राचीन भारत की राजनीतिक संरचना और शासन प्रणाली को समझने का आधार है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में वामनावतार, इंद्र एवं अग्नि का महत्व। ऋग्वेद भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ है और वैदिक संस्कृति, धर्म तथा मिथकीय परंपराओं का मूल स्रोत माना जाता है। इसमें न केवल देवताओं की स्तुति की गई है, बल्कि अनेक पौराणिक आख्यानों और धार्मिक अवधारणाओं के बीज भी मिलते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण आख्यान वामनावतार के 3 पगों से संबंधित है, जिसका प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान। वामनावतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। इस अवतार में विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण कर दैत्यराज बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। बाद में उन्होंने अपने विराट रूप में पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश और तीसरे पग में बलि के मस्तक को नाप लिया। इस कथा का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है, जहां विष्णु के त्रिविक्रम रूप का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में विष्णु को 3 पगों में संपूर्ण विश्व को नापने वाला देवता बताया गया है। यद्यपि ऋग्वेद में वामनावतार की कथा पुराणों जैसी विस्तृत नहीं है, फिर भी यह स्पष्ट करता है कि बाद की पौराणिक परंपराओं की जड़ें वैदिक साहित्य में ही मौजूद थीं। ऋग्वेद में इंद्र का महत्व। ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्व देवराज इंद्र को दिया गया है। इंद्र वैदिक देवताओं के राजा, वर्षा, युद्ध और शक्ति के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए लगभग 250 ऋचाओं की रचना की गई है। वे वृत्रासुर का वध करने वाले वीर देवता हैं, जिन्होंने नदियों को मुक्त कराया। इंद्र को आर्यों का रक्षक, शत्रुओं का संहारक और वर्षा प्रदान करने वाला देवता माना गया है। इंद्र की स्तुति से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक समाज मुख्यतः कृषि और युद्ध पर आधारित था, जहां वर्षा और विजय का विशेष महत्व था। ऋग्वेद में अग्नि का महत्व। ऋग्वेद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि है। अग्नि के लिए लगभग 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अग्नि को यज्ञ का देवता और देवताओं तथा मनुष्यों के बीच दूत मध्यस्थ माना गया है। प्रत्येक यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान अग्नि के माध्यम से ही संपन्न होता था। अग्नि वैदिक जीवन में धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन का केंद्र था। गृहस्थ जीवन, यज्ञ, संस्कार और पूजा सब अग्नि के बिना अधूरे माने जाते थे। ऋग्वेद का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि ऋग्वेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह वैदिक समाज की धार्मिक आस्था, देवताओं की कल्पना, सामाजिक संरचना और पौराणिक परंपराओं का आधार ग्रंथ है। वामनावतार का त्रिविक्रम रूप, इंद्र की वीरता और अग्नि की यज्ञीय भूमिका, ये सभी वैदिक धर्म की मूल अवधारणाओं को दर्शाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वामनावतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र 250 ऋचाएं और अग्नि 200 ऋचाएं सबसे प्रमुख देवता हैं। और इन देवताओं की स्तुति से वैदिक समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक और जीवन पद्धति की स्पष्ट जानकारी मिलती है।
ऋग्वेद भारतीय धार्मिक परंपरा की आधारशिला है, जिससे आगे चलकर उपनिषद, महाकाव्य और पुराणों की समृद्ध परंपरा विकसित हुई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और वैदिक कर्मकांडों, दर्शन, सामाजिक जीवन और पौराणिक कथाओं का विस्तृत विवरण देता है, जिससे उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व सांस्कृतिक स्थिति समझने में मदद मिलती है, और इसे सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पूर्ण और महत्वपूर्ण माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के ऐतिहासिक महत्व के मुख्य बिंदु। व्यापक व्याख्या। ये ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल के धार्मिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारों की गहरी जानकारी देता है, विशेषकर यज्ञों और अनुष्ठानों की विस्तृत व्याख्या के लिए। सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसमें राजसूय, अश्वमेध जैसे यज्ञों का वर्णन है, जो राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाते थे। महिषी, पटरानी, पुरोहित, युवराज जैसे पदाधिकारियों की भूमिका का उल्लेख है, जिससे तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का पता चलता है। आर्थिक और कृषि जानकारी। इसमें हल संबंधी अनुष्ठानों और कृषि प्रक्रियाओं, बुवाई, जुताई, गहाई का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो कृषि के विकास को दर्शाता है। जनपदों का उल्लेख। इसमें कुरु, पंचाल, कोसल, विदेह जैसे कई जनपदों, राज्यों का उल्लेख है, जो आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार को दर्शाता है। पौराणिक कथाएं। विष्णु के दशावतारों मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन की उत्पत्ति की कथाएं इसमें मिलती हैं, जो वैष्णव धर्म के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ। ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल और व्यवस्थित है, जो इसे ऐतिहासिक जानकारी का एक समृद्ध स्रोत बनाता है। संक्षेप में, ऋग्वेद जहां प्रारंभिक वैदिक काल का सार है, वहीं शतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक समाज, धर्म और संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करता है, जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में अमूल्य सहायता मिलती है। यजुर्वेद, यज्ञ और कर्मकांड का वेद। यजुर्वेद 4 वेदों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण वेद है। जहां ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं, वहीं यजुर्वेद में यज्ञों के समय बोले जाने वाले मंत्रों और कर्मकांडीय नियमों का विस्तृत संकलन मिलता है। इस कारण यजुर्वेद को कर्मकांड प्रधान वेद कहा जाता है। यजुर्वेद का अर्थ और स्वरूप। यजु शब्द का अर्थ है यज्ञ या बलि। अतः यजुर्वेद का अर्थ हुआ यज्ञ से संबंधित मंत्रों और विधियों का वेद। यजुर्वेद में उन मंत्रों का संकलन है जो सस्वर पाठ के लिए प्रयोग किए जाते थे, तथा यज्ञ और बलि के समय नियमों के पालन हेतु बोले जाते थे। यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु का कार्य यज्ञ की संपूर्ण प्रक्रिया, हवन, बलि, आहुति और विधि विधानों को सही ढंग से संपन्न कराना होता था। यजुर्वेद की विषय वस्तु। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञों के नियमों और विधि विधानों पर आधारित है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि यज्ञ कैसे किया जाए, कौन सा मंत्र कब बोला जाए, कौन सी आहुति किस देवता को दी जाए, तथा यज्ञ के दौरान किन नियमों का पालन अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। वैदिक काल में यज्ञ को समाज और धर्म का केंद्र माना जाता था और बलि को देवताओं को प्रसन्न करने का एक साधन समझा जाता था। यजुर्वेद इस पूरी प्रक्रिया को विधिपूर्वक संचालित करने का मार्गदर्शन देता है। गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद। यजुर्वेद की एक विशेषता यह है कि यह गद्य और पद्य दोनों रूपों में रचित है। जहां मंत्रों का काव्यात्मक पद्य रूप मिलता है, वहीं यज्ञ की प्रक्रिया, नियम और निर्देश गद्य में वर्णित हैं। इस कारण यजुर्वेद अन्य वेदों से भिन्न और अधिक व्यवहारिक प्रतीत होता है। ये वेद केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि अनुष्ठानिक और कर्म प्रधान भी है। यजुर्वेद का धार्मिक और सामाजिक महत्व। 1. यजुर्वेद से वैदिक युग की धार्मिक परंपराओं की स्पष्ट जानकारी मिलती है। 2. इससे पता चलता है कि वैदिक समाज में यज्ञ और बलि का अत्यधिक महत्व था। 3. यजुर्वेद ने पुरोहित वर्ग की भूमिका को सुदृढ़ किया, विशेषकर अध्वर्यु की। 4. ये वेद सामाजिक जीवन में अनुशासन, नियम और धार्मिक कर्तव्यों पर बल देता है। इस प्रकार यजुर्वेद वैदिक साहित्य का वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो यज्ञों के मंत्रों, विधि विधानों, बलिदान प्रक्रिया और कर्मकांडीय नियमों का व्यवस्थित संकलन प्रस्तुत करता है। यजुर्वेद न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का मार्गदर्शक है, बल्कि यह वैदिक समाज की आस्था, कर्म और अनुशासन को भी दर्शाता है। इसी कारण इसे कर्मकांड का वेद कहा जाता है और वैदिक परंपरा में इसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण। सामवेद, भारतीय संगीत का जनक। सामवेद 4 वेदों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण वेद है।
जहां ऋग्वेद देवताओं की स्तुति का वेद है और यजुर्वेद यज्ञ की विधियों का, वहीं सामवेद गान और संगीत से संबंधित वेद है। सामवेद का स्थान वैदिक साहित्य में विशेष है क्योंकि इसी से आगे चलकर भारतीय संगीत परंपरा का विकास हुआ। साम शब्द का अर्थ। साम शब्द का शाब्दिक अर्थ है गान या संगीत। अतः सामवेद वह वेद है जिसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों ऋचाओं का संकलन किया गया है। ये मंत्र केवल पढ़े नहीं जाते थे, बल्कि विशेष स्वर, ताल और लय के साथ गाए जाते थे। सामवेद की विषय वस्तु। सामवेद में मुख्य रूप से उन ऋचाओं को संकलित किया गया है जिनका उपयोग सोमयज्ञ और अन्य वैदिक यज्ञों में गान के रूप में किया जाता था। इन मंत्रों का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और यज्ञ को प्रभावशाली बनाना था। सामवेद के मंत्रों के पाठकर्ता को उद्गात्र कहा जाता है। उद्गात्र का कार्य यज्ञ के समय मंत्रों को संगीतात्मक ढंग से गाना होता था। सामवेद का अधिकांश भाग ऋग्वेद पर आधारित है। इसके मंत्र मूलतः ऋग्वेद से लिए गए हैं, किंतु उन्हें गान योग्य रूप में व्यवस्थित किया गया है। सामवेद की संरचना। सामवेद में कुल 1810 सूक्त हैं। इनमें से अधिकांश सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। केवल कुछ ही मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में नहीं मिलते। इससे ये स्पष्ट होता है कि सामवेद स्वतंत्र रचना न होकर ऋग्वेद का संगीतात्मक रूपांतरण है। सामवेद और भारतीय संगीत। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है क्योंकि इसमें स्वर, ताल और लय की स्पष्ट व्यवस्था मिलती है। सामगान से आगे चलकर शास्त्रीय संगीत की नींव पड़ी। भारतीय संगीत की दोनों प्रमुख धाराएं, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत का मूल स्रोत सामवेद ही माना जाता है। सामवेद ने यह सिद्ध किया कि वैदिक काल में संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि वह धार्मिक और आध्यात्मिक साधना का माध्यम भी था। सामवेद का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। सामवेद से वैदिक युग की संगीत परंपरा का ज्ञान मिलता है। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में गायन और संगीत को अत्यंत पवित्र माना जाता था। सामवेद ने यज्ञों को केवल कर्मकांड नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें संगीतात्मक और भावपूर्ण बनाया। ये वेद भारतीय संस्कृति में कला और धर्म के गहरे संबंध को दर्शाता है। इस प्रकार सामवेद वैदिक साहित्य का वह ग्रंथ है जो गान और संगीत पर आधारित है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद पर आधारित होते हुए भी स्वतंत्र सांस्कृतिक महत्व रखता है। भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा की जड़ें सामवेद में ही निहित है। इसी कारण इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद ये प्रमाणित करता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में धर्म, कला और संस्कृति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। सामवेद गान या संगीत से जुड़ा वेद है, जिसमें यज्ञों के समय गाए जाने वाले ऋचाओं, मंत्रों का संकलन है, जिसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। ये ऋग्वेद पर आधारित है और इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, जिसमें मुख्यतः संगीत और अनुष्ठानों के लिए मंत्र शामिल हैं, जिससे ये भक्ति और कला का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। यजुर्वेद और सामवेद में विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि इनका मुख्य केंद्र धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ विधि विधान और आध्यात्मिक ज्ञान है। यजुर्वेद यज्ञों के मंत्र व प्रक्रिया बताता है, जबकि सामवेद गान संगीत पर केंद्रित है और ऐतिहासिक विवरण के लिए ऋग्वेद और बाद के पुराणों इतिहास का सहारा लेना पड़ता है। अथर्ववेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से चौथा और अंतिम वेद है, जिसे अथवा ऋषि और अंगिरस ऋषियों द्वारा रचा गया माना जाता है, जिसमें दैनिक जीवन, जादू टोने, औषधियों, रोगों के उपचार और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े लगभग 731 मंत्र, सूक्त और 6000 पद्य श्लोक हैं, जो इसे ऋग्वेद से अलग बनाता है और यह आयुर्वेद का भी आधार माना जाता है। मुख्य विशेषताएं। रचनाकार अथवा और अंगिरस ऋषियों के नाम पर। विषय वस्तु, इसमें जादू टोने, स्वास्थ्य, रोगों के निवारण, लंबी आयु, पारिवारिक जीवन और दैनिक समस्याओं से जुड़े मंत्र हैं, जो इसे अथर्वणों का ज्ञान कोश, नॉलेज स्टोरहाउस ऑफ अथर्वानस भी कहते हैं।